तो इसी पर आधारित प्रश्न बनाया गया है कि किस प्रकार से अध्यादेश जारी करने की आवश्यक परिस्थितियों को समझाते हुए इसकी पुनरावृत्ति के परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। इस संसद की एक समिति कह रही है साइबर धोखाधड़ी पीड़ितों के लिए मुआवजा देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। भारत में 75 साल बीत जाने के बाद भी बाढ़ की समस्या बनी हुई है। स्वागत है आप सभी का आकार आईएएस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रहबर नवाज है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 2 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्या मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार की परिभाषाओं का संकलन हमें इस 2 अगस्त के पेपर में देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट एक्ट्स, विधेयक, ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में भी हम जानेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं उन सभी बिगनर्स अभ्यर्थियों के लिए जो ये समझ नहीं पाते कि यूपीएससी और पीसीएस की प्रिपरेशन में किस प्रकार से हमें करंट अफेयर का पोर्शन लेना है या फिर एक न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, कैसे हम अपनी नज़रों को इतना पारखी बनाएं कि वो नज़र अखबार को देखते ही कौन सा नज़रिया पैदा कर ले, नज़रिया मेंस का पैदा कर ले। इस प्रकार से न्यूज़पेपर का एनालिसिस हो कि नज़रिया मेंस का उत्पन्न हो जाए और इस प्रकार का नज़रिया परिवर्तित हो जाए मेंस एग्जाम के लिए विटामिन्स की तरह। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर जो होते हैं मेंस पेपर के लिए विटामिन्स की तरह काम करते हैं जिसका डेली डोज लेना जरूरी होता है। इसलिए डेली न्यूज़ पर आधारित ये जो विटामिन्स आप लेंगे वो आपका माइंड मैप बनाएगा और जब माइंड मैप बनेगा तो आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए अपने ब्रेन को क्या कर पाएंगे, ट्रेन कर पाएंगे। इसलिए ट्रेन योर ब्रेन विथ माइंड मैप्स। ठीक है, तब इस प्रकार से आप देखने का जब प्रयास करेंगे और फिर जब अपनी लेखन शैली को मेंस आंसर राइटिंग में उतारेंगे तब आप हिंदी के लिए, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी के रूप में एक ब्रह्मास्त्र चलाने के लायक होंगे। इसलिए यह हिंदी माध्यम के लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। इसमें हम मेंस की राह, चलो परिभाषा ढूंढें, संपादकीय, इंपॉर्टेंट एक्ट, ऑर्गेनाइजेशंस, इंपॉर्टेंट वर्ल्ड साइट्स एंड एसे राइटिंग के लिए कोटेशन दे रहे हैं और आप इस पे प्रयास करें लिखने का। कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें जवाब दें लिख करके अपना। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज एक 2 अगस्त का आर्टिकल था कि अब तक 5 की मौत हो चुकी है, 3 जिलों में इंटरनेट बंद है, हरियाणा में सांप्रदायिक हिंसा, कई जगह आगजनी। तो इससे संबंधित एक प्रश्न क्रिएट किया गया है कि सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। भारत में बढ़ती हिंसात्मक घटनाओं के कारणों और समाधानों पर चर्चा कीजिए। जब आप पीसीएस बनेंगे और या फिर आईएएस और आईपीएस बनेंगे तो अगर आपके क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा होती है तो उसके लिए क्या समाधान आपके पास होगा वो आप प्रिपरेशन करने के दौरान ही पढ़ करके जाते हैं और कुछ सिचुएशन डिसाइड करता है कि क्या फैसला लिया जाना चाहिए भारत के संविधान और कानून के दायरे में रहते हुए। तो ये प्रश्न डिमांड कर रहा है सबसे पहले कि सांप्रदायिकता क्या है। तो आप सांप्रदायिकता को समझाइए कि वो सभी चीजें जो एक समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग बनाती है और उसमें अलगाव को नकारात्मकता में परिवर्तित कर दिया जाता है जिससे हितों का टकराव होता है, यही परिवर्तित होकर के कहलाती है सांप्रदायिकता। ठीक है, यही परिवर्तित होकर सांप्रदायिकता कहलाती है। भारत में हिंसात्मक घटनाओं के बढ़ने का कारण फिर बता दीजिए। ठीक है, और उसके बाद समाधान पे चर्चा करके 150 वर्ड्स में इसको समाप्त किया जा सकता है। कुछ पोर्शन आपको यहां से मिल जाएगा और कुछ पोर्शन आप और अदर सर्च करके इसका निकाल सकते हैं। अगला था लोकसभा में राजधानी राज्य क्षेत्र शासन विधेयक 2023 पेश हो रहा है। अध्यादेश में संशोधन के साथ पेश किया गया विधेयक ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर आधारित जो भारत के संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 239 ए से संबंधित है, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के बारे में डिस्क्राइब करता है, उस पर आधारित ये आर्टिकल आया हुआ था।
तो इसी पर आधारित प्रश्न बनाया गया है कि किस प्रकार से अध्यादेश जारी करने की आवश्यक परिस्थितियों को समझाते हुए इसकी पुनरावृत्ति के परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें की पॉइंट्स क्या हैं? इसमें की पॉइंट्स है, पहला अध्यादेश, दूसरा है आवश्यक परिस्थितियां, और तीसरा है पुनरावृत्ति के परिणाम, और फिर चौथा है मूल्यांकन करिए, यानी कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स यहां डालना है। तो सबसे पहले परिभाषा दे दीजिए कि अध्यादेश जारी करने के लिए कौन सी परिस्थितियां होती हैं। तो पहले अध्यादेश के बारे में हम बताएंगे। जब संसद का कोई सदन सत्र में ना हो तब हम क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। जब ऐसी आवश्यक वांछनीय परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, जब किसी कानून में संशोधन या नया कानून लाना वांछनीय हो जाए, अपरिहार्य हो जाए, तब हमें क्या करना होता है? अध्यादेश लाना होता है। और जो अध्यादेश लाया जाता है उसका ड्यूरेशन 6 सप्ताह या 6 महीने के लिए होता है। यह भी कानून के ही समान होता है, लेकिन इसकी आयु सीमित होती है। अब उसके बाद आवश्यक परिस्थितियां बता दीजिए कि संसद का सत्र ना हो, फिर उसके बाद धन विधेयक के रूप में नहीं लाया जा सकता, संविधान संशोधन के लिए अध्यादेश नहीं लाया जा सकता, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति और 213 के तहत राज्यपाल को अधिकार है। अब उसके बाद पुनरावृत्ति के परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कुछ फैसले दिए हैं अध्यादेश से संबंधित, आप चाहें तो उसको सर्च करके पता कर सकते हैं। जैसे बिहार सरकार के खिलाफ अध्यादेश जारी वो लगातार कर रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को भी एक वक्त में कड़े फैसले दिए थे और यह कहा था कि अध्यादेश जारी करना भारत की संसदीय परंपरा का उल्लंघन है और कानून बनाने की जो शक्ति विधायिका को मिली हुई है उसकी अवहेलना है, ठीक है, जो कि लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तो इसको भी आप चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं। फिर बाढ़ में तैरते सवाल। भारत में 75 साल बीत जाने के बाद भी बाढ़ की समस्या बनी हुई है। बड़ी बड़ी नदी परियोजनाएं बनाया जाना, उसमें नदियों में गाद भर जाना, शहरों से जो नल नाले हैं उनके द्वारा जो प्लास्टिक है, गाद है, उनका बहते हुए बड़ी बड़ी नदियों में जाके गिर जाना, कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी, उनके अंदर केमिकलाइजेशन वाला पानी, ये सभी जाकर के नदियों में एक मोटी गाद बना देता है। फिर व्यापक रूप से उसकी जो सफाई करनी चाहिए वो नहीं हो पाती है और यह सभी समस्याएं जो कि प्रकृति द्वारा सीमित थी वो असीमित हो गई हैं। इसलिए इसी पर आधारित प्रश्न बनाया गया है कि बाढ़ जैसी आपदा की पुनरावृत्ति इसे प्रकृति जनित आपदा से मानव जनित आपदा में परिवर्तित करती है। मूल्यांकन करिए। तो सबसे पहले बाढ़ के बारे में बताइए, फिर उसकी पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है, लगातार क्या नुकसान हो रहा है, 2020 में क्या हुआ, 21 में क्या हुआ, 22 में क्या हुआ, ऐसे 2-3 एग्जाम्पल दे दीजिए। फिर उसके बाद बताइए कि आखिर ये किस प्रकार से प्रकृति जनित से मानव जनित में परिवर्तित हो गई है। अंधाधुंध वनों की कटाई, नदियों का संरक्षण ना करना, जल का संरक्षण ना होना, बांधों का अप्राकृतिक रूप से बनाया जाना, पर्वतों और पर्वतीय इलाकों में अवांछनीय विकास कार्य करना, जोशीमठ का धंस जाना, बादल का फटना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मानव से भी संबंधित है। मानवीय क्रियाकलापों से भी इनका दुष्प्रभाव और अधिक बढ़ रहा है। फिर उसके बाद चलो परिभाषा ढूंढें। इसके तहत अध्यादेश, केंद्र शासित प्रदेश, विधेयक और अधिनियम में अंतर क्या है, ये मैंने अभी आपको बताया था। अप्रत्यक्ष कर के बारे में पता करें। उपराज्यपाल और राज्यपाल में क्या अंतर होता है। ई संजीवनी एक ऐप है। एनीमिया कहते हैं खून में कमी होना। हाल ही में सरकार ने बताया है कि भारत में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में सर्वाधिक एनीमिया है और इसकी एक रिपोर्ट भी आई है कि वर्ल्ड लेवल पे 31% महिलाएं एनीमिया यानी खून की कमी से ग्रसित हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ल्ड इंपॉर्टेंट साइट्स, कोचीन, पेनांग मलेशिया का, सिंगापुर जलसंधि, एस्टोनिया, बैंकॉक और जंजीबार, ये सभी चर्चा में रहे हैं आजकल। उनको आप सर्च करके पता करें क्योंकि वर्ल्ड मैप से आधारित प्रश्न लगातार पीसीएस और यूपीएससी एग्जामिनेशन में प्रत्येक वर्ष पूछे जा रहे हैं। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्ट्स, बिल, योजनाएं और ऑर्गेनाइजेशन का ये सेक्टर है। सहकारी समिति ये भी चर्चा में है। आरबीआई तो हमेशा रहती है चर्चा में। राज्यसभा की संरचना कैसी है इसके बारे में पता करें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय से ये सब संबंधित हैं, किस विभाग में आते हैं, कब स्थापित हुए, अध्यक्ष कौन है, किस प्रकार के इसके अंदर सदस्य होते हैं, इनके काम क्या होते हैं और किस प्रकार से इनका भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में योगदान है, ये सभी आप इसी आधार पे पता करें। चाहे परिभाषा ढूंढो वाला हुआ या फिर ये इंपॉर्टेंट एक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन का पोर्शन हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे एस्से कोटेशन आपको मिल जाएगा।
जाएगा। यहाँ पे बौद्धिक विकास पे बात की जा रही है। महात्मा बुद्ध भी यही कहते थे कि अगर आप बौद्धिक रूप से विकसित हो जाते हैं तो फिर भौतिकता का महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि भौतिकता से ज्यादा सात्विक और आत्मचिंतन करने के बाद जो शांति प्राप्त होती है वो चिंतन से होती है, और ये चिंतन ही क्या कहलाता है? बौद्धिक विकास कहलाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आपदा और बचाव, यहां से भी कुछ पोर्शन आपको मिल जाएगा। बाढ़ वाले से यहाँ हिंसा वाला पोर्शन आपको मिल जाएगा। राज्यसभा में बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। बैंकों में 2000 रुपए के नोट के 88% नोट लौट आए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा मणिपुर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य विषय का क्षेत्र है, इसलिए यह कटाक्ष मणिपुर की सरकार पे काफी भारी पड़ सकता है। महिलाओं और बच्चों में खून की कमी से उबरने की गति धीमी। अब यहाँ देखिए, वैश्विक स्तर पर 17% पुरुषों में और 31% महिलाओं में एनीमिया की शिकार है। ठीक है। नियॉन गैस के बारे में पता करिए। कह रहा है बसी है सेमीकंडक्टर की जान, पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकला, चंद्रमा की ओर बढ़ा। इसमें ट्रांसलूनर कक्षा के बारे में पता करिए। फिर संसद की एक समिति ने वकालत की है साइबर धोखाधड़ी पीड़ितों को मुआवजा मिले। जिस प्रकार से तकनीकी विकास लगातार मानव को नई नई उपलब्धि प्राप्त करा रहा है, नए नए संसाधन उपलब्ध करा रहा है, आम जनमानस की जिंदगी को आसान कर रहा है, उसी प्रकार इसका दूसरा परिप्रेक्ष्य ये है कि तकनीक मानव सभ्यता के लिए नई चुनौतियां लेकर के आया है। उन्हीं चुनौतियों में साइबर अपराध जुड़ गया है, और ये साइबर अपराध ऐसे ऐसे अपराध हो रहे हैं कि आपको दूसरे की आवाज होगी लेकिन लगेगी कि किसी अपने की आवाज है और आपसे पैसा मंगवाया जाएगा। इसके कई सारे न्यूज चैनल्स में अभी डिबेट्स चल रहे हैं कि किस प्रकार से आपके परिवार की आवाज लगेगी आपको और आपसे कहा जाएगा कि मैं मुश्किल में फंसा हुआ हूं, कुछ पैसे की जरूरत है, जल्दी मैं भेज रहा हूं, बारकोड उस पर भेज दो। तो आप तो समझेंगे कि मेरा भाई है, मेरी बीवी है, मैं तुरंत भेज देता हूं। लेकिन ऐसा मत करें, पहले उसके ओरिजिनल नंबर पे जाकर के संपर्क करें, तब आपका क्लियर होगा कि हाँ आपको पैसा भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए। फिर किसी भी पब्लिक जगह पे आप जा रहे हैं तो वहां लगे चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज मत करें, जूस जैकिंग हो सकता है। ये नई टेक्नोलॉजी आई है कि पब्लिक बूथ पे अगर आप चार्जिंग का प्रयोग कर रहे हैं, किसी के यूएसबी केबल और उसके बटन का प्रयोग कर रहे हैं आप, तो उसके द्वारा सारे डाटा ट्रांसफर हो सकते हैं, और जब तक आप मोबाइल चार्ज करेंगे आपका चार्जिंग तो फुल होगा लेकिन आपके बैंक अकाउंट से जितने अमाउंट हैं वो खाली हो जाएंगे। ठीक है। तो तकनीक अगर मनुष्यता के लिए सुविधाएं उपलब्ध करता है तो समस्याएं भी उपलब्ध करता है। इसका प्रमाण है कि संसद की एक समिति कह रही है साइबर धोखाधड़ी पीड़ितों के लिए मुआवजा देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। फिर नाटक संगीत से बच्चे सीखेंगे हिंदी, अंग्रेजी और गणित। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इंप्लीमेंटेशन के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के द्वारा पढ़ाने की जो प्रथा है ये जीएस पेपर 2 में आपके आएगा। इसको भी अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा ताकि आप मेंस आंसर राइटिंग में एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो इसको आप ऐड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए आकार IAS यूट्यूब चैनल, और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि आपको आवश्यक सूचनाएं ऐसी वीडियोस की तुरंत मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।